जय हिंद मित्रों, आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल में स्वागत है, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। और हम लोगों का जो टारगेट है वह है आपका 8 दिसंबर को जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम लोग टारगेटेड कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ कैप्सूल क्लास के माध्यम से अपने सिलेबस को फाइनल टच दे रहे हैं, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसको पूरा का पूरा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें फाइनल टच दे रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने था जो लर्निंग की थ्योरीज होती है उससे संबंधित टॉपिक को डिस्कस किया था। अब चलिए वन बाय वन जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिस्कस करते हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। सबसे पहले थॉर्नडाइक के बारे में बात करेंगे। तो थॉर्नडाइक के बारे में जो हम लोग बात करेंगे तो उसमें क्या है आपका, उसमें आप देखें थॉर्नडाइक ने जो बोला था आपका की बात करेंगे तो थॉर्नडाइक ने क्या बोला था आपका, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। हाँ, थॉर्नडाइक ने सबसे पहले क्या डिस्कस किया था, थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर मेथड दिया था। ट्रायल एंड एरर मेथड में इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। इसमें इन्होंने प्राथमिक और द्वितीयक दो प्रकार के सिद्धांत, दो प्रकार के नियम बताए थे, जिसमें सबसे पहला आपका रेडनेस है, फिर एक्सरसाइज है, फिर एफर्ट है। मतलब आपका अभ्यास, अब सबसे पहले आपका अभ्यास है, मतलब इसमें प्रभाव का, अभ्यास का और तत्परता का नियम इसमें देखते हैं। ये प्रभाव का नियम है, ये आपका अभ्यास का नियम है, ये तत्परता का नियम। ये तीन नियम जो है प्रमुख माने गए हैं। जो सेकेंडरी में आपका एनालॉगी है, एसोसिएशन शिफ्टिंग है, मल्टीपल रिस्पॉन्स है, एटीट्यूड है, आपका सिलेक्टिव रिस्पॉन्स है, ये आपके इधर दिए हैं आपके। तो ये आपके एग्जाम में पूछे आते हैं कि थॉर्नडाइक ने जो दिए थे वो कौन से नियम थे। और थॉर्नडाइक का जो प्रभाव का नियम है उससे ही इन्होंने स्किनर का नियम बनता है, ठीक है। और एसोसिएटिव शिफ्टिंग जो है, थॉर्नडाइक की एसोसिएटिव शिफ्टिंग जो है वो पावलोव के सिद्धांत से संबंधित है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग नोट डाउन करिएगा। स्किनर ने मुख्य रूप से दो प्रकार के जो है रेनफोर्समेंट बताया, मतलब रेनफोर्समेंट जो बताया था, एक रेनफोर्समेंट बताया था, दूसरा पनिशमेंट बताया था। इसमें इंक्रीज बिहेवियर की बात करते हैं, इसमें डिक्रीज बिहेवियर की बात करते हैं। पनिशमेंट में इंक्रीज में पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिलता है और निगेटिव रेनफोर्समेंट भी मिलता है। इन दोनों के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का बिहेवियर बढ़ता है। लेकिन पनिशमेंट में डिक्रीज मतलब कम होता है, चाहे पॉजिटिव पनिशमेंट मिले चाहे निगेटिव पनिशमेंट मिले, दोनों प्रकार के कंडीशंस में होता है, ठीक है। तो ये स्किनर है। और फिर इसके बाद पावलोव की बात करेंगे। पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की सिद्धांत दिया था, इसमें सीएस बेल होता है आपका, फूड वीएस होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर फूड को, इसको अभी हम एक ग्राफ के माध्यम से आपको भी समझाने वाले हैं, ठीक है। स्किनर वाला आप समझ ले। स्किनर वाले में जो प्रोग्राम लर्निंग है, प्रोग्राम लर्निंग इनकी तीन है, लीनियर, ब्रांचिंग और मैथमेटिक्स। पूछा था कि लीनियर जो है, लीनियर लर्निंग जो किसने दी है, प्रोग्रामिंग लर्निंग, तो स्किनर ने दी है। ब्रांचिंग प्रोग्रामर लर्निंग किसने दी है, तो वो क्राउडर ने दी है। और मैथमेटिक्स की जो है गिलबर्ट ने दी है। इसको आप लोग याद रखिए, इसके बाद में इसको और भी अच्छे तरीके से आपको बताने वाला हूं, ठीक। ये देखिए पावलोव का जो सिद्धांत है, पावलोव ने अपने जो सिद्धांत दिए थे, यूसीएस था और सीएस है, और यूसीआर है और सीआर है। मतलब भोजन के स्थान पर उन्होंने घंटी, जो उन्होंने पावलोव ने अपना प्रयोग किया था वो भोजन के स्थान पर घंटी की आवाज से कुत्ते के लार गिराने का कार्य किया था। तो इन्होंने क्या किया था, ये जो इधर वाला पोर्शन जो है ये आपका स्वतंत्र चर कहलाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। जो यूसीआर अनकंडीशनल रिस्पॉन्स जो होता है वो अनाश्रित चर होता है, आश्रित चर होता है, जिसको हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। एग्जाम में ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं। फिर इसके बाद इसमें आता है आपका अग्रवर्ती अनुबंधन या फॉरवर्ड कंडीशनिंग क्या होती है। तो इसमें सीएस पहले आता है, यूसीएस बाद में आता है। सीएस क्या है, भोजन, घंटी की आवाज है। यूसीएस क्या है, भोजन है, मतलब पहले घंटी बजाई फिर उसके बाद भोजन दिया। तो ये फॉरवर्ड कंडीशनिंग थ्योरी, फॉरवर्ड कंडीशनिंग के अंतर्गत आता है। वहीं हम पश्चवर्ती या बैकवर्ड कंडीशनिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले आपकी भोजन आएगी, उसके बाद घंटी बजेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जब कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है
कि पहले हमें रेनफोर्समेंट दे दिया गया, फिर उसके बाद हमें चीजें चाहिए, या हमें पहले भोजन दे दिया गया फिर उसके बाद घंटी बजाई गई। तो ये पावलोव के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो बैकवर्ड कंडीशनिंग से संबंधित है आपका। ट्रेस कंडीशनिंग क्या होती है? चिन्ह अनुबंधन जिसको कहते हैं, तो इसमें कहते हैं सीएस और यूसीएस दोनों जो है एक साथ प्रारंभ और एक साथ समाप्त होते, मतलब कहते हैं कि यूसीएस प्रारंभ हुआ समाप्त हो जाएगा, घंटी मतलब बजकर शांत हो जाएगी, तब उसके बाद भोजन अर्थात प्रारंभ किया जाएगा। तो एक चिन्ह अनुबंधन के अंतर्गत आता है। वहीं यूसीएस की बात करेंगे तो अनुबंधन तो डिलेड कंडीशनिंग होता है, जिसको सीएस और यूसीएस में अंतर होता है। मतलब इसमें कहते हैं कि सीएस के कुछ समय मतलब घंटी के कुछ समय बाद समय लगातार प्रस्तुत होने के बाद यूसीएस प्रारंभ होता है। इसको आप नोट डाउन करिएगा। फिर इसका सामयिक अनुबंधन सिमुलेशन कंडीशनिंग होती है, जिसमें सीएस और यूसीएस दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये जो है आपका स्किनर ने जो दिया था सिद्धांत, ये एग्जाम में पूछा आता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने याद करने का तरीका आपको बताया था कि यहाँ पर क्यू जो होता है इसको संकेत बोलते हैं, और ये रेनफोर्समेंट होता है, और ये आपका रिस्पॉन्स होता है। तो याद रखिएगा, 1 नंबर पे आपका संकेत है, 2 नंबर पे आपका पुनर्बलन है, 3 नंबर पर अनुक्रिया अर्थात रिस्पॉन्स है। तो ये पुरस्कार है, पुरस्कार में एनपीपी है। एनपीपी का मतलब निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, एन का मतलब संकेत पॉजिटिव है और निगेटिव रेनफोर्स पुरस्कार या रिवॉर्ड में क्या होता है, संकेत निगेटिव होता है, रेनफोर्समेंट पॉजिटिव और आपका रिस्पॉन्सिव पॉजिटिव होता है। जस्ट इसका अपोजिट आप देखेंगे डिस्क्रिमिनेशन ओमिशन में, विभेदित विलोप में, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन ओमिशन में क्या होता है, आपको संकेत पॉजिटिव है, रेनफोर्समेंट पॉजिटिव है, लेकिन रिस्पांस निगेटिव हो जाता है। वहीं जस्ट हम देखेंगे एस्केप लर्निंग जो होती है, पलायन जो होता है, पलायन में आपका क्यू भी संकेत भी आपका निगेटिव है, पुनर्बलन भी निगेटिव है, रेनफोर्समेंट और रिस्पांस जो है वो पॉजिटिव वे में आता है। तो ठीक है, तो ये पॉइंट नोट कर लिया आपने। फिर इसके बाद विभेदित दंड डिस्क्रिमिनेशन पनिशमेंट में क्या होता है कि इसमें केवल एक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। क्यों? इसमें पॉजिटिव संकेत इसमें पॉजिटिव होता है, रिस्पांस और रेनफोर्समेंट दोनों के दोनों निगेटिव होते हैं। फिर एक्टिव अवॉइडेंस जो आता है उसमें आपसे पूछता है, तो एक्टिव अवॉइडेंस में आपका संकेत पॉजिटिव है और आपका अनुक्रिया या रिस्पांस पॉजिटिव है, लेकिन रेनफोर्समेंट निगेटिव है। याद रखना है इस चीज को। ठीक है, फिर इसके बाद विलोपन में ओमिशन में क्या होता है, इसमें केवल पुनर्बलन जो है पॉजिटिव होता है, पुनर्बलन पॉजिटिव होता है, जबकि केवल पुनर्बलन नेगेटिव हो, बाकी सब पॉजिटिव हो, तो वो एक्टिव अवॉइडेंस या परिहार प्रशिक्षण के अंतर्गत आता है। जब कभी केवल आपका रेनफोर्समेंट पॉजिटिव हो, बाकी संकेत और अनुक्रिया दोनों जो निगेटिव हो, तो वो विलोप या ओमिशन के अंतर्गत आते हैं। जब कभी तीनों पॉजिटिव हो तो वो डिस्क्रिमिनेशन के अंतर्गत आते हैं, और जब कभी निगेटिव हो तो पनिशमेंट के अंतर्गत आते हैं। लेकिन एनटीए यूजीसी वालों ने नेट वालों ने क्वेश्चन को घुमा कर पूछा। जैसे पूछा कि पुनर्बलन जो है किसमें किसमें होता है, पुनर्बलन पॉजिटिव किसमें किसमें होता है। याद रखिएगा, पुरस्कार में होता है पॉजिटिव, और देख लीजिए विभेद में पॉजिटिव होता है, और आपका इसमें पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन ओमिशन में पॉजिटिव होता है, और इसमें तो 4 में होते हैं किसमें, आर डी, ठीक है, आर डी डी ओ और आपका ओ, इन चारों में आपके क्या होते हैं, ये पॉजिटिव होता है। कौन? पुनर्बलन या रेनफोर्समेंट पॉजिटिव होता है। याद रखिएगा, पुरस्कार में भी पॉजिटिव और विभेदन में भी पॉजिटिव होता है, डिस्क्रिमिनेशन ओमिशन में पॉजिटिव होता है, और निगेटिव और पनिशमेंट में भी पॉजिटिव, पनिशमेंट में नहीं, आपका ओमिशन में भी पॉजिटिव होता है। यहीं पर पूछ लेता है किसमें किसमें निगेटिव है, तो इसको आप एक अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, निगेटिव किसमें होता है रेनफोर्समेंट। तो आप याद रखें, पलायन प्रशिक्षण में निगेटिव होता है, एक्टिव अवॉइडेंस में निगेटिव होता है, और आपका डिस्क्रिमिनेशन पनिशमेंट में निगेटिव होता है, और पनिशमेंट में निगेटिव होता है। तो ऐसे आपको की पॉइंट्स बना लेने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में ऐसे सीधे सीधे नहीं पूछ रहा, घुमाकर आपसे पूछता है। ठीक है, तो ये चलिए, या पूछ सकता है कि आपका रिस्पांस जो होता है, रिस्पांस किसमें आपका पॉजिटिव है। तो याद रखिएगा, इन चारों में आपके पॉजिटिव है और इन चारों में आपके
निगेटिव है। तो इसी तरीके से संकेत के बारे में पूछ सकता है कि किसमें निगेटिव हुआ, किसमें पॉजिटिव हुआ। तो पलायन और पुरस्कार में आपका निगेटिव होता है, इधर ओमिशन और पनिशमेंट में निगेटिव होता है। वही पॉजिटिव की बात करेंगे कि संकेत किसमें पॉजिटिव होता है, तो आपके ये इधर आपका एक्टिव अवॉइडेंस और डिस्क्रिमिनेशन में पॉजिटिव होता है, और इधर विभेदित विलोप और विभेदित दंड में पॉजिटिव। तो इसको इस तरीके से भी आप बनाकर इसको अपने एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हैं। क्लियर? सो आई होप ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब हल की थ्योरी देख लेते हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें कहता है हल की थ्योरी में SER इज इक्वल टू SHR इंटू K इंटू D। डी डिस्क क्या होता है ये भी पूछा गया था। अब इसमें देखिए जो एग्जाम में पूछा था आउटपुट और इनपुट पूछा था। तो आउटपुट ये है पूरा आपका उद्दीपक, ये आपका डिप्राइवेशन है आपका, डिप्राइवेशन है आपका, और नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट है आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ है आपका, प्रोत्साहन की मात्रा, पुनर्बलों की संख्या। तो ये सब चीजें आपसे पूछी जाती है आपके एग्जाम में। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है अनाश्रित चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं जिसको हम स्टिमुलस SOR जो थ्योरी होती है वो हल की थ्योरी है, जिसमें S का मतलब होता है स्टिमुलस, O का मतलब ऑर्गेनिज्म मतलब प्राणी, R का मतलब रिस्पांस। उद्दीपक में क्या होता है, उत्तेजक में आपका ये होता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है डिप्राइवेशन जो है ये हल के अनुसार कैसा वेरिएबल है। तो डिप्राइवेशन आपका कैसा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पुरस्कार की मात्रा देखें, नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट ये भी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और मैग्नीट्यूड ऑफ इंसेंटिव की बात करेंगे तो ये भी है। लेकिन एग्जाम में सबसे ज्यादा यही पूछा था, पूर्व प्रबलनों की संख्या, नंबर ऑफ प्रायर रेनफोर्समेंट की बात करते हैं, किसकी, नंबर ऑफ प्रायर रेनफोर्समेंट की बात करते हैं, किसकी, नंबर ऑफ प्रायर रेनफोर्समेंट की बात ये करते हैं हम लोग। ठीक है, नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ प्रायर रेनफोर्समेंट की बात करते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया। वही मीडिएटर चर या इंटरवेनिंग वेरिएबल बोलते हैं। इंटरवेनिंग में आपका हैबिट स्ट्रेंथ आता है आपका, और ये प्रेरक अल्पप्रेरण आता है, इसको के से डिनोट करते हैं। देखिए के भी पूछ सकता है एग्जाम में कि के क्या होता है। फिर आपके डी से पूछ सकता है, ड्राइव होता है आपका, अंतर्नोद होता है। फिर SER उत्तेजक विभव होता है ये आपका। ठीक, ये पूछा था कि उत्तेजक विभव जो है क्या होता है, ये किस वेरिएबल के अंतर्गत आता है, तो इंटरवेनिंग वेरिएबल के अंतर्गत आपका आता है। फिर इसके बाद हम डिपेंडेंट वेरिएबल में आएंगे, जिसमें आपका लेटेंसी आती है, ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपका लेटेंसी। रिस्पांस एम्पलीट्यूड आता है आपका, रिस्पांस एम्पलीट्यूड, और ये सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफ एग्जिस्टेंस पूछता है, विलोपन का विरोध जो पूछता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, चलिए फिर इसके टॉलमेंस थ्योरी आती है। टॉलमैन के अनुसार जो है व्यवहार आणविक मॉलिक्यूलर ना होकर सर्वांगिक मतलब एक सर्वांगिक घटना है। ठीक है, एक मोलर घटना है। ठीक, क्वेश्चन कई बार आया कि टॉलमैन ने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए क्या प्रमाण दिए, क्या प्रूफ दिए। तो याद रखिएगा, प्लेस लर्निंग इसके अंतर्गत आती है, रिवार्ड एक्सपीरियंसी आती है, और लेटेंस लर्निंग आती, मतलब PRL की कहानी इन्हीं के साथ जुड़ेगी। इन्होंने संशोधन किया, तो ये आपका आता है, इसमें संशोधन वाला भी बताएंगे। ये कॉग्निटिव मैप की बात करते हैं, संशोधन में इन्होंने कैथेसिस, इक्विवेलेंस बिलीफ आता है आपका, फील्ड एक्सपेक्टेंसी आती है, फील्ड कॉग्निटिव मैप आता है, मॉडल्स आता है, ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन और लर्निंग ऑफ मोटर पैटर्न आता है। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब गैगनेस में फिर 5 E's की बात आती है, इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलैबोरेट और इवैल्यूएट। ये आता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है आपका। फिर गैगनेस की हायरार्किकल बिल्डिंग थ्योरी आपसे आती है। इसमें सबसे पहले इसमें क्या आता है, नीचे से आप जोड़ोगे ना, नीचे से आप जोड़ोगे तो नंबर 1 पर कौन आता है, साइन लर्निंग। सबसे पहले सिग्नल लर्निंग आती है, सिग्नल लर्निंग के बाद आपका स्टिमुलस आता है, स्टिमुलस रिस्पांस आता है। ठीक, सिग्नल के बाद स्टिमुलस रिस्पांस आता है, SR आता है, स्टिमुलस रिस्पांस आता है। फिर उसके बाद चेन लर्निंग आती है आपकी, चेन लर्निंग के बाद वर्बल आता है, वर्बल एसोसिएशन आता है, फिर डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग आता है, फिर कंसेप्ट लर्निंग आता है,
फिर उसके बाद रूल लर्निंग आता है, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कंसेप्ट लर्निंग के पहले कौन आता है, तो याद रखिए डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग आएगी, वर्बल लर्निंग आएगी, चैन लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पांस लर्निंग और सिग्नल लर्निंग इसके अंतर्गत। और पूछा है कंसेप्ट के ऊपर कौन आता है, कंसेप्ट के बाद तो रूल लर्निंग आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग आती है। सबसे हाईएस्ट लेवल पर कौन होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और सबसे लोएस्ट लेवल पर कौन होता है, सिग्नल लर्निंग होता है। क्लियर, ये हो गया। ये आपका जब आप यूनिट 8 पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड आपका ये आता है कि 9 इवेंट्स क्या है, तो अटेंशन है आपका, ऑब्जेक्ट्स, रिकॉल, इंफॉर्मेशन है आपका, गाइडेंस है, इलेक्टिव परफॉर्मेंस है, फीडबैक है, असेसिंग परफॉर्मेंस है, फिर ट्रांसफर है ये आपका। ठीक, डायग्नोसिस के बारे में ये जो है आपके ऊपर के 3 जो कॉग्निटिव के अंतर्गत आते हैं, नीचे के जो 4 आते हैं वो आपके बिहेवियर के अंतर्गत आते हैं। हल में आपने ड्राइव, मीट की बात करी, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, इंटरवल और 16 पोस्टुलेटर की बात करते हैं। टॉलमेंस में अभी हमने आपसे बताया था ना कि रिवाइज फॉर्म में क्या आता है, कैथेसिस जो फ्राइड का है, ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन जो हल का है, इक्विवेलेंस बिलीफ की बात स्किनर करते हैं, फील्ड एक्सपीडियंसी की बात कुटलेविन करते हैं, फील्ड कॉग्निशन की बात गेस्टाल्ट करते हैं, याद रखिएगा, मोटर पैटर्न की बात गुथरी करते हैं। ठीक, टाइप्स ऑफ लर्निंग की बात लेटेंट लर्निंग, प्लेस लर्निंग, अप्रोच लर्निंग, अवॉइडेंस लर्निंग और अवॉइडेंस अप्रोच लर्निंग के अंतर्गत आता है। ठीक, ये हो गया। अब जीन पियाजे के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, लेकिन छोटा सा हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इनकी स्टेजेस कौन से हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, इरिवर्सिबिलिटी है आपकी, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में कंजर्वेशन है आपका, फॉर्मल ऑपरेशनल में प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका आता है। इसके अंदर स्कीमा, असिमुलेशन, अकोमोडेशन, इक्विवेलेंस बढ़ते हैं। इसका साइकिल प्रोसेस क्या है, एक्सप्लोरेशन, कंसेप्ट, इंट्रोडक्शन और एप्लीकेशन ये आता है। ब्रूनर वाले में क्या है, ब्रूनर में कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल आपका आता है। क्या आता है, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल आता है। इसमें 3 प्रकार की बात करेंगे, नंबर 1 इनएक्टिव, नंबर 2 आइकोनिक, नंबर 3 सिंबॉलिक। ये एग्जाम में पूछा था इसके स्टेप में कि इनएक्टिव, आइकोनिक और सिंबॉलिक किसका है, तो ब्रूनर का है। आर्सुबेल का जो मॉडल है एडवांस ऑर्गेनाइजिंग मॉडल है, एडवांस ऑर्गेनाइजिंग मॉडल है। इसमें इसको जो है हम मीनिंगफुल लर्निंग भी बोलते हैं। इसके स्टेप की बात करेंगे तो पहले प्रेजेंटेशन ऑफ एडवांस की बात करेंगे, फिर प्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग टेस्ट की बात करेंगे, फिर स्ट्रेंथिंग कॉग्निटिव की बात हम करेंगे। ये एग्जाम में आपके काफी ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है आपका। क्लियर, ये कोप का एक बार आ चुका है तो इसको भी याद रखिएगा। एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर आया था उससे मैंने इसको बना के रखा है कि फील, वॉच, थिंक और डू, ये करना है। तो इसमें आपका फील में कंक्रीट एक्सपीरियंसेस आता है जिसमें डाइवर्जेंस आता है, फिर वॉच रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन हम लोग देते हैं जो असिमुलेशन से जुड़ा है आपका, थिंक अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन की बात करता है जिसमें कन्वर्सेस की बात होती है, डू में एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन की बात, अकोमोडेटर्स की बात यहाँ करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं हम लोग गाइडेंस एंड काउंसलिंग की बात। तो गाइडेंस और काउंसलिंग हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो गाइडेंस और काउंसलिंग बात करेंगे तो ये ब्रॉडर एरिया में जाता है, जबकि ये स्पेसिफिक एरिया में जाता है। गाइडेंस में हम लोग टीचर और मेंटर होता है, यहाँ पर एक्सपर्ट की हम बात करते हैं, ये इंडिविजुअल ग्रुप में होते हैं, ये प्रॉब्लम रिलेटेड है। तो मतलब अगर 120 बच्चों की प्रॉब्लम एक है तो उनको एक साथ हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाता है। इसके टाइप्स की बात करेंगे तो एजुकेशनल, वोकेशनल, पर्सनल, सोशल, हेल्थ और कैरियर वाले होते हैं, लेकिन इसके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव और इक्लेक्टिव है आपके होते हैं। डायरेक्टिव के विलियमसन है और नॉन डायरेक्टिव के कार्ल रोजर्स है और इक्लेक्टिव के आपके थॉर्न है, FC थॉर्न है। ये एग्जाम में मैचिंग करने को आपको आता है। ठीक, फिर इसके बाद REBT अप्रोच आता है जिसको अल्बर्ट एलिस ने दिया था, जिसमें ABCDEF की बात करते हैं। A एडवर्सिटी है, B बिलीफ है, C कॉन्सिक्वेंस है, D डिस्पैचेस है आपका, E इफेक्टिव है और F का फीलिंग्स है आपका। ह्यूमनिस्टिक को कार्ल रोजर्स ने दिया जिसमें सेल्फ की बात करते हैं, रियल और आइडियल सेल्फ की बात करते हैं। पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग भी इससे संबंधित आती है आपकी। ठीक, ये हो गया।
परामर्श के प्रकार अभी हम लोगों ने बात करी है, विलियमसन है, कार्ल रोजर्स है और एफसी थॉर्न है। ठीक, आरईबीटी अप्रोच भी हम लोगों ने आरईबीटी अप्रोच की बात करी है। ठीक है, इसमें एक्शन ओरिएंटेड अप्रोचेस होता है आपका, ओनली कॉग्निटिव बिहेवियरल होता है आपका, प्रैक्टिकल अप्रोचेस होता है, फोकस ऑन द प्रेजेंट होता है आपका, इंडिविजुअल्स वर्क होते हैं आपके, वैरायटी ऑफ मेथड्स। ठीक है, ये सब चीजें होती है। तो ये आपको एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू आपको ध्यान रखना है आपको। क्लियर? तो ये रहा आज की डेट में हम लोगों ने लर्निंग वाले पूरे के पूरे डिस्कस कर लिए हैं यूनिट 3 को। ठीक है, यूनिट 3 आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा प्रयास आपको किस तरीके से प्रभावित कर रहा है। चलिए, हम यूनिट 4 को भी नेक्स्ट पॉइंट लेकर आएंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।